हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज राहुल। 18 अक्टूबर का करेंटली का एपिसोड है। करेंटली के एपिसोड को शुरू करने से पहले सबसे पहले आई वुड से कि धनतेरस, आने वाली दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज या जितने तमाम फेस्टिवल्स हैं ना, उन सब के लिए आप सबको ढेर सारी बधाई। एज अ सीनियर आई विल रिकमेंड कि थोड़ा वक्त, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अपने घर से दूर होते हैं, तो थोड़ा वक्त अपने लिए निकालिएगा। वक्त नहीं रुकता है। ये जो एज है ना आपकी वापस नहीं आएगी। जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी, प्रॉब्लम्स कह लो कि आपके ऊपर जो है ना भार वो बढ़ता जाता है। सच है, उसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। बट जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती है ना, तो आपको अपने लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये मौके नहीं आएंगे। और कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो, मल्टीपल वेज है। सबसे अच्छा मुझे जो लगता है, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि जो जिन लोगों से आप प्यार करते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, या जो आपके मतलब रिलेटिव्स हैं, जो भी है, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ। साथ में नहीं बिता सकते हो तो फ़ोन कॉल्स पे बिताओ, वीडियो कॉल के थ्रू आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ वक्त ज़रूर निकालना। वक्त नहीं रुकेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो पढ़ाई करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बरकरार रख सकते हो। लेकिन ये जो दिवाली है, ये जो आने वाला समय है, जो अभी हमारे हाथ में, वो वापस नहीं आएगा। फिर हमारे पास वक्त मिलेगा, बहुत ज़्यादा वक्त मिलता है पोस्ट दिवाली, जहाँ पे हमें पढ़ना होता है, उसमें हम अच्छे से कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन ये रिकमेंड करूंगा, ठीक है। इसको प्लीज लाइटली मत लीजिएगा। एक मेमोरीज इंपॉर्टेंट है यार, जीना इंपॉर्टेंट है, उसको हम नहीं भूल सकते। ओके, सो दिवाली की जब बात हुई तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दिवाली आप सब के लिए मैं ये सोच रहा था कि जैसे टीडीएफ है ना, उसी तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि प्रीलिम्स पीवाईक्यू जो आपके टिप पे होना चाहिए बाय दिसंबर एंड। आपको पता है प्रीलिम्स पीवाईक्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी जो इस तरह से मैं कोशिश कर रहा था कि प्रीलिम्स पीवाईक्यू ना टॉपिक, जो कोई भी टॉपिक न्यूज़ में करंट अफेयर्स में रहता है, जैसे गोल्ड वाला ये टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू है वही मैं सॉल्व करवा था। बट ये ना रैंडम होता है, मतलब कि इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, डिपेंड करता है कैसा आर्टिकल आ रहा है, कितना उससे पीवाईक्यू पूछा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि क्यों ना हम इस तरीके से पीवाईक्यू करें कि हम सब्जेक्ट वाइज एंड देन टॉपिक वाइज जाएं, ठीक है। और बाय दिसंबर एंड तक 20-25 ईयर्स या मोर देन 25 ईयर्स का ये जो पीवाईक्यूज हैं, उसको हम सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज पैरेलली, जैसे कि टीडीएफ चलता रहेगा, करेंटली चलता रहेगा, एंड ये जो पीवाईक्यूज हैं हम साथ साथ डेली एटलीस्ट 5 पीवाईक्यूज इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड मैं हर एक पीवाईक्यू को डिस्कस करूंगा व्हाट यू गाइज वांट। हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड या ग्लोबल जो मतलब कि लोकेशंस न्यूज़ में रहती है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आए, उसमें जो ब्रॉडर 4-5 थीम्स है वो भी बता दूंगा आप लोगों को। एंड उन थीम्स के अकॉर्डिंग आपको पहले ही बता दूंगा कि जैसे कि टीडीएफ में टॉपिक बता देता हूँ ना एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट से। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्ट एशिया से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे कोई सिटी जो है न्यूज़ में है, कोई कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे होता है, तो उससे क्वेश्चन आते हैं। ईस्टर्न यूरोप से, नदर्न यूरोप से, सदर्न यूरोप से, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। देन नदर्न जो अफ्रीका है ना, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सेंट्रल अफ्रीका से क्वेश्चन बनते हैं, साउथ चाइना सी से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आप लोगों को बता दूंगा, चाहे प्लेसेस इन न्यूज वाले पीवाईक्यूज हो या ज्योग्राफी रिलेटेड, तो हम ऐसे जो है मैप को इस तरह से जो है ना कवर कर सकते हैं। फिर हम पॉलिटी में टॉपिक वाइज जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स में टॉपिक वाइज जा सकते हैं, ज्योग्राफी में टॉपिक वाइज जा सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है, और हमारे पास अभी बहुत समय, मतलब दिसंबर एंड होने में 75 डेज के आसपास है। अगर 5-5 पीवाईक्यूज हमने कवर किया तो जस्ट इमेजिन की कितनी पीवाईक्यूज कवर करूंगा। और बस ऐसा नहीं है कि मैं बता दूंगा, आई थिंक आई शुड गिव 5 to 7 minutes टू दीज पीवाईक्यूज एवरी डे। एंड टॉपिक्स जो है आपको पता मैं पहले ही बता दूंगा। लेकिन हम पहले सब्जेक्ट वाइज जाएंगे। तो मैं आप लोगों का एक ना ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि व्हाट यू गाइज वांट, ठीक है। बता दीजिए, तो हम दिवाली के साथ ही शुरू करेंगे। दिवाली के दिन क्लास होगी कि नहीं, अभी मेरे दिमाग में अभी यही है कि हम लेंगे क्लास, मतलब मैं लूंगा। लेट्स सी कि उस दिन क्या होता है। कि अभी के हिसाब से मंडे को क्लास होगा। एंड ऑल्सो टीडीएफ में ना GS2 और GS4 को लेकर मैंने पोल करवाया है। उस पोल में हमारी जो डेडिकेटेड ग्रुप है 2026 का, जो कि फ्री है, सबके लिए एक्सेसिबल है, इस वीडियो के सेकेंड लिंक पे अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करोगे तो उस ग्रुप पे डायरेक्ट पहुंच सकते हो। वहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स जो है वो तो कवर कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चों को की कॉपी भी मैं इवेल्युएट करता हूँ, देखता हूँ, जहाँ पे सही लगता है, जहाँ गलत लगता है वो मैं बताता हूँ। एंड मोर देन 70-75 इवन 80 बच्चे ना एवरी डे दे सबमिट देयर कॉपीज। सो ऑलमोस्ट 2000 बच्चों ने 2000 कॉपीज अभी तक सबमिट हो चुके हैं, प्लस 2000,
ठीक है। एंड मोर देन जो है ना 40-50 क्वेश्चन मैं अभी तक करवा चुका हूँ, वो भी टॉपर्स की कॉपी से, ठीक है। आते हैं आज के क्वेश्चन पे कि द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अ फोर्स्ड एक्सपल्जन of the empire as a desired by Quit India movement. It was rather a confluence of domestic politics and global circumstances. सिंपल है, QIM जो है ना ही रीजन नहीं था, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। कोड डिमांड पे हम आ जाएंगे, ठीक है, क्या क्या होते हैं। तो QIM ही रीजन नहीं था, इसके अलावा भी जो रीजंस थे जैसे कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उस समय की, उसकी वजह से, एंड देन ग्लोबल जो पॉलिटिक्स थी उस समय के, ग्लोबल सर्कमस्टांसेस जो उस समय के थे, उसकी वजह से हमें आज़ादी मिली, ये है कहना। और डायरेक्टिव है एनालाइज। एनालाइज का क्या मतलब होता है? सिंपल, आप लोगों को पता होगा, आई होप आप लोगों को पता होना चाहिए, हमने कई बार डिस्कस किया है, अभी भी मैं डिस्कस करता हूँ कि हमें एग्जामिन करना है, दोनों साइड को शो करना है कि क्या बस क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से ही हमें आज़ादी मिल गई कि और भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो उसी को एनालाइज करना है कि यस, आपको अब डिसाइड करना है कि एक पक्ष क्या है, QIM की वजह से क्या क्या चीजें हुई, कितना प्रेशर बना उनके ऊपर, एंड उसके अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं उनको भी जब हम देखेंगे तब हम कलेक्टिवली बताएंगे कि हाँ एक बैलेंस्ड व्यू देंगे। तो एनालाइज में आपको क्या करना है कि दोनों साइड को शो करना है। और देखो इस क्वेश्चन को अपना एक स्टेटमेंट है, आपको एनालाइज करना है कि दोनों साइड को शो करना है, मतलब दोनों जो क्वेश्चन में है ना कोड डिमांड के हिसाब से आपको दिखाना है, ठीक है। मेरा छोटा सा भांजा है, स्कूल बंद है इसका, एंड ये जो है समझने वाला है नहीं, एंड पूरा रूम लॉक्ड है, सब कुछ है, मतलब ऐसा नहीं है कि लेकिन स्टिल ही मेक्स ना, मतलब पॉसिबल बना देता है नॉइज जो है यहाँ तक पहुँच जाए। ओके सो लीव, सबके घर की कहानी है। ओके सो कोड डिमांड सिंपल है कि एक तरफ QIM की इंपॉर्टेंस दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन ये सफिशियंट नहीं था। इसके अलावा जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, वैसे QIM डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का ही मतलब कि पार्ट कह सकते हैं, उसी का हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं उस समय जो उस पीरियड में हुए, मतलब 1942 में QIM लॉन्च हुआ एंड 47 में हमें आज़ादी मिली, तो इस पीरियड की बात की जा रही है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अदर देन QIM एंड ग्लोबल सर्कमस्टांसेस, इसकी वजह से हमें आज़ादी मिली थी इस पीरियड में, ठीक है। हमें ये दिखाना है, मतलब तीनों को थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक करके हमें शो करना है। यही हमारा क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स का है। और आप लोगों के लिए जो है ब्रेनस्टॉर्म आप लोगों को डेफिनेटली डेली करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि बहुत कम बच्चे हैं जो कॉपी अपनी सबमिट करते हैं, तो डोमेस्टिक अपनी ब्रेनस्टॉर्म कॉपीज भी, पेज भी अटैच करते हैं विथ देयर आंसर्स। बहुत कम बच्चे हैं, जैसे आकाश हैं या प्रिया है या बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो ना, मैं एक हैबिट आप लोगों के अंदर डाल रहा हूँ कि आप मेंस का क्वेश्चन देखोगे ना तो ब्रेन में ही, मतलब सोचने उतना वक्त नहीं होता है कि बैठ के हम करेंगे ब्रेनस्टॉर्म, ये तो हम ऐसे में हमें वक्त मिलता है तो वो कर पाते हैं। तो वो आपको आप इस तरह से हैबिट हो जाए, देखते ही क्वेश्चन के 3-4 पहलुओं पे हमें ध्यान देना है कि कोर डिमांड क्या है, जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिया। देन स्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड बॉडी, तो अब कोर डिमांड से ही डिराइव हो जाता है, इसको यहीं प्लेस कर सकते हैं। देन इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे कि हर जो डिमांड है ना एग्जामिनर को शो करे कि हमें पता चल गया है थ्रू इंट्रोडक्शन। एवरेज इंट्रोडक्शन भी चलेगा, बट ये नहीं कि कुछ भी वेग लिख दिया, शो किया कि रिपोर्ट्स, डेटा, ईयर, फैक्ट्स, फिगर, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एवरेज रहे बट रेलिवेंट रहे। फिर उसके बाद बॉडी के 3 हिस्से होंगे, आपको पता है, एंड देन कंक्लूजन। अब देखो क्विट इंडिया मूवमेंट का थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट? आप लोग ना इसके बाद ब्रेनस्टॉर्म कर लेना। सिंपल है, अगस्त 1942 में लॉन्च हुआ था। महात्मा गांधी ने मतलब डू एंड डाई बोला, ठीक है। लास्ट मास जो है ना स्ट्रगल कह लो कि इतना बड़ा मास स्ट्रगल हुआ, पैरेलल गवर्नमेंट्स बने, ठीक है। तामलुक एंड बलिया, आपको पता है कि सेल्फ गवर्नेंस कह लो या पैरेलल गवर्नमेंट्स। फिर इसके बाद मास लेवल पे हमारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया एंड अंडरग्राउंड रेसिस्टेंस भी देखने को मिला, उषा मेहता एंड देयर वर सो मेनी, ठीक है। फिर उसके बाद गांधी जी ने सबसे कहा कि जो गवर्नमेंट पोस्ट पे थे, जो भी मतलब डेजिग्नेशन उनकी रही, तो उन सबको कहा कि आप लोग गिव अप करके इस मूवमेंट को ज्वाइन करो, ये लास्ट बैटल है हमारे लिए, ठीक है। एंड बहुत ही वायलेंट ये मूवमेंट था एंड बहुत ब्रूटली ब्रिटिशर्स ने इसको क्रश किया, ठीक है। इतना ही 4-8-10 जो है आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, इसी को यूज करेंगे, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या होता है। सो इंट्रोडक्शन में सिंपल रखना है, क्या रख सकते हैं कि पहले 1942 में ये स्टार्ट हुआ, अगस्त क्रांति, अगस्त कह लो, ठीक है, 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। एंड डू एंड डाई महात्मा गांधी ने बोला,
ठीक है, एक लास्ट मास अपसर्ज था, इस तरीके से लिख सकते हो। प्लस जो सेकेंड एस्पेक्ट है ना उसको भी टच करना है कि however लिखना है कि जो अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, मतलब महात्मा गांधी ने इसको इंडिपेंडेंस का लास्ट स्ट्रगल काइंड ऑफ बोला कि इसके थ्रू हम पा ही लेंगे, मतलब अब कुछ भी हो जाए हमें पाना है। लेकिन ये सफिशियंट नहीं था, और भी फैक्टर्स थे जिसमें 5 साल हमें लगे। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट को दिखाना है अच्छा है, ऐसा ना हो कि आपको इसमें मतलब इसमें कोई दो राय नहीं रखना है, लेकिन दिखाना है कि अदर फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो होएवर ऐसे करके टच कर सकते हैं कि अदर फैक्टर्स की वजह से हमें विद इन 5 years पोस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट या स्टार्टिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट हमें आज़ादी मिली। ये हो गया इंट्रोडक्शन। बॉडी में आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ था पहले वो दिखा देना है। क्विट इंडिया मूवमेंट एज क्या कर सकते हैं, एज ए फोर्स एक्सपल्जन, जो 5-6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया दिखा देना है। फिर हमें जो सेकेंड पार्ट है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उस समय में कैसा था, आप लोग बहुत सारे पॉइंट्स, जेनेरिक पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं कि आईएनए का ट्रायल चल रहा था जिसकी वजह से ना थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना है कि कैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ने इम्पैक्ट किया और मजबूर किया अंग्रेजों को कि देश छोड़ना है। तो हमें ये शो करना है कि आईएनए ट्रायल्स की वजह से, आपको पता होगा कि 3 रिलीजन के लोगों का ट्रायल यहाँ हमारे दिल्ली में जो रेड फोर्ट पे चल रहा था, एंड पूरी देश की यूनिटी दिखी, मतलब सारे जो कम्युनिटीज थे, प्रोमिनेंट कम्युनिटीज सब मिलके आए थे और देश में एक यूनिटी दिखी थी। तो आईएनए ट्रायल्स की वजह से क्या हुआ, यूनिटी दिखी। फिर नेवल जो म्यूटनी हुआ उससे दिख गया कि ब्रिटिशर्स की जो मिलिट्री है उसके अंदर क्रैक्स हैं। मेरे हिसाब से सबसे प्रोमिनेंट यही रीजन था, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देन कांग्रेस की जो लीडरशिप थी जिनको अरेस्ट किया गया था पोस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट के शुरुआती दौर में ही किया गया था, तो उनको रिलीज किया गया था। उनको रिलीज किया गया था तो और प्रेशर बनाएंगे ना, ये भी एक रीजन दे सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो शो कि ब्रिटिश जो है ना, जो पोलराइजेशन हो रहा था हिंदू मुस्लिम को लेकर, खास करके जिन्ना जो आ रहा हुआ था कि हमें अलग राष्ट्र बनाना है, तो वो जो केओस शुरू होने वाला था उससे पहले वो भागना चाहता होगा। ठीक है, देन और भी जो फैक्टर्स हैं, 4 पॉइंट्स ऐसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से इस पीरियड में निकाल सकते हो। उसके बाद ग्लोबल लेवल पे देखो तो बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे। 2 सुपर पावर्स उभर के आए, यूएसएसआर एंड यूएसए, दोनों चाहते थे कि कॉलोनियल जो कॉलोनाइजेशन की तरफ बढ़े। फिर यूएन भी आया तो यूएन भी वही चाहेगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में जो है ना, ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि ब्रिटेन की ना कमर टूट गई, इकोनॉमी उनकी मतलब कुछ बची ही नहीं थी और कंप्लीटली कंट्री ना डिस्ट्रक्ट हो गया था, तो इसको हम शो कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इंग्लैंड के अंदर ही, विद इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड एज अ देख सकते हैं, ब्रिटेन एज अ मतलब कि कंट्री सोच सकते हैं कि वहाँ पे क्या इशू हुआ जिसकी वजह से उनको ये भारत छोड़ने की मतलब इच्छा हो गई। तो एक तो इकोनॉमी हो गई वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से डिस्ट्रक्शन जो हुई। दूसरा हम शो कर सकते हैं कि जो लेबर पार्टी आई थी ना, वो इस चीज़ के फेवर में थी कि भारत को आज़ाद करा दे, मतलब 1945 के आसपास। तो इसका भी एक रीज़न है कि फिर कैबिनेट जो मिशन आया इंडिया के, मतलब इंडिया जो आया था, तो वो उसी का एक रीज़न था। और भी चीज़ें आप दिखा सकते हो अपने हिसाब से, मतलब इंक्लूड कर सकते हो। एंड देन फिर उसके बाद कंक्लूड कर दो कि ऑल्दो डोमेस्टिक फैक्टर्स एंड ग्लोबल सर्कमस्टांसेस इंपॉर्टेंट थे, बट क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रोल था वो पाइवटल था। इस तरह से हम शो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कैसे करना है। ये मैंने बता दिया, बेसिक था ये क्वेश्चन, थोड़ा एनालिटिकल था, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था कि बस QIM के जानकारी को हम यूज करते हुए आंसर लिख सकते हैं। नहीं, आपको डोमेस्टिक, यहाँ इंटरलिंकेजेस की इंपॉर्टेंस है। आप सोचिए ना, 1940s में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसको मैंने यूज किया, और ग्लोबल लेवल पे जो हुआ था, यूएन बना, सुपर पावर्स बने, लेबर पार्टी जो है पावर में आ गई ब्रिटेन में, ये सारी चीज़ों को मैंने यूज़ किया। ठीक है, सो ये हमारे टॉपर की कॉपी है आज की। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। मेजरली वही सारी चीज़ें लिखी है और पॉइंट सब्सटेंसिएशन बहुत अच्छे से किया है, हमें यही ध्यान देना है। ओके, एंड कोड डिमांड को नहीं भूलना है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है एग्जाम हॉल में ना, अभी जितनी हम कलाकृतियां करते हैं ना, वो हमें नहीं मिलता है, उतना लेवरेज नहीं होता है। तो कोर डिमांड एड्रेस हो सबसे इंपॉर्टेंट है, और हर जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो ना, कोशिश करना है कि उसके लिए हमारे पास पॉइंट सब्सटेंशिएशन हम अच्छे से कर पाए। ठीक है, ये इन्होंने तीनों नेम्स को यूज कर लिया है। ठीक है, ओके, सो दिस इज द सेकेंड पेज ऑफ हिज आंसर एंड दिस इज द थर्ड पेज, और किस तरह से उन्होंने ये कंक्लूड किया है देख लीजिएगा। एंड अपनी कॉपी 7 to 9 PM सबमिट करनी है। आते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे। आज मैं जो है एक मतलब कि न्यूज़पेपर में आजकल बहुत कम इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, और आ भी रही तो रिपीटेड चीज़ें आ रही हैं। सो देख लेते हैं
H1B वीज़ा को लेकर कुछ अपडेट हुआ है, आप थोड़ी सी बेसिक्स बता दूंगा, एंड देन उसके बाद हम आएंगे जो माओइस्ट जो ये एक तरह से ले डाउन कर रहे हैं अपने आर्म्स को, अभी रिसेंटली हमने महाराष्ट्र में भी देखा, तो इसको भी देख लेंगे। देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल, जो लद्दाख एपेक्स बॉडी है वो क्या चाह रही है आगे, क्या सेंटर के बीच में जो बातचीत आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी उसको लेकर है। फोर्थ आर्टिकल इज बंगाल, जो है बंगाल में आपको हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया था ना, गोरखा जो है गोरखा लैंड को लेकर, तो उसी में अपडेट आया है। और ये सब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि बातचीत हो, वो क्या हो, मतलब कि पार्टिसिपेटिव हो, हम हर मतलब कि तबके के लोग को, हर रीजन के लोगों को सुने, तो उनके एग्जाम्पल्स हम यूज एथिक्स में भी कर सकते हैं, और यहाँ पे ईआई का रोल इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को एग्जाम्पल्स भरे पड़े होते हैं, यूज करना आना चाहिए, वही सिखाता हूँ धीरे धीरे। देन वी हैव रोटा वायरस वैक्सीन। पता है वैक्सीन जो है ना, डेवलपमेंट यूपीएससी प्रीलिम्स में फेवरेट टॉपिक है। डिजीज होगा एंड उससे रिलेटेड जो वैक्सीन डेवलपमेंट होगा पोस्ट कोविड खास करके, उससे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत प्रीलिम्स में बनाता है, तो इसको देखेंगे। एंड देन आरबीआई गोल्ड पाइल जो है इसको देखेंगे कि क्यों डिमांड बढ़ रहा है, और क्या हमारा जो है फॉरेक्स किस तरह से हम कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सबसे नहीं है, बस अपडेट देना है H1B वीज़ा को लेके। दोनों आर्टिकल एक साथ ही है पहले पेज पे हिंदू के। तो इसमें सिंपल है कि जो बैकग्राउंड में देख लेते हैं कि ट्रंप ने क्या किया था, इम्पोज किया था $1 लाख जो है आपको, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप H1B वीज़ा लेना चाहते हैं। क्या है H1B वीज़ा? अमेरिका क्या करता है, टेम्परेली हायर करता है फॉरेन वर्कर्स को, जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, तो उनको वन टाइम पे करना पड़ेगा $1 लाख, ठीक है। रिन्यूअल के लिए, रिन्यू करवाना है तो जरूरत नहीं है वहां पे आपको $1 लाख पे करना, बट जब आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो ना, तो ये आपके ऊपर लगेगा। बट द प्रॉब्लम इज कि 60% ऑफ इंडियन जो H1 वीजा वर्कर्स हैं, वो उनकी सैलरी $1 लाख से कम होती है, तो फिर पे करना मुश्किल होगा, और इंडियंस जो जा रहे थे काम करने यूएस में, तो ये थोड़ा कठिन होगा। इसी को लेकर न्यूज आया कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैज स्यूड आर्ग्यूइंग द फी वायलेट्स एग्जिस्टिंग लॉ। जो एग्जिस्टिंग लॉ है H1B वीजा को लेकर, तो यूएस चैम्बर ने ट्रंप के इस डिसीजन के अगेंस्ट कोर्ट में गए हैं। यही अपडेट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना बेसिक समझा दिया, और क्या हुआ वो भी समझा दिया। आते हैं हम दूसरा आर्टिकल पे, 210 माओइस्ट बाय ले डाउन आर्म्स इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। सिंपल है, आपको पता होगा कि हमने मार्च 2026 तक डिसाइड किया कि एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे जो नक्सलिज्म है। उसी को लेकर हमने देखा है कि रैपिडली जो है ना मास लेवल पे सरेंडर कर रहे हैं नक्सल्स जो हैं, तो वही हमने महाराष्ट्र में देखा था 14 अक्टूबर को। 62 जो है विद 62 कैडर्स ना गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने, और ये जो लीडर हैं उन्होंने सरेंडर किया। सिमिलरली इसी तरीके से 210 माओइस्ट इन छत्तीसगढ़, ये कहाँ थे, महाराष्ट्र में, और ये छत्तीसगढ़ में इन्होंने सरेंडर किया है एज अ सिंबॉलिक एंड स्ट्रेटेजिक ब्लो टू द माओइस्ट मूवमेंट अक्रॉस सेंट्रल इंडिया। सिंपल है, थोड़ा अपडेट दे देता हूँ, ये सब ज़्यादा काम का नहीं है, बट आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके आसपास, अवेयरनेस, ठीक है। या एग्जाम्पल्स में भी इसको यूज कर सकते हो। H1B वीजा का भी जो मतलब बेसिक्स है जो मैंने अभी कवर किया, उसको भी आप यूज कर सकते हो। देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल, ये अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हो एथिक्स में, कि आपको पता है कि लद्दाख में क्या हुआ, हमने डिस्कस किया। एंड जो ऑलरेडी जो है इंटरलोक्यूटर, इसको जो है अपॉइंट किया गया, गोरखाज के जो इशू है वेस्ट बंगाल में, आप लोग को पता होगा। सो देखते हैं कंटेक्स्ट क्या है कि लेह एपेक्स बॉडी एंड करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लीड मूवमेंट्स डिमांडिंग स्टेटहुड। आपको पता है कि लद्दाख जो है उसकी स्टेटहुड एंड उसको 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर पाए, उसको लेकर जो है ये लगातार मूवमेंट कर रहे थे, स्पेशली जो सोनम वांगचुक हैं। तो वायलेंस हुआ इसी मूवमेंट में, एक दिन 24 सितंबर को लोग मारे गए लद्दाख के। तो उसकी वजह से जो टॉक्स चल रहे थे बिटवीन द गवर्नमेंट एंड दी जो स्टेक होल्डर्स हैं लद्दाख के, तो वो रुक गया था। तो अभी क्या हुआ ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, होम मिनिस्ट्री ने, कि जुडिशियल प्रोब होगा उस दिन जो 24 सितंबर को इंसिडेंट हुआ जिसमें लोग मारे गए थे, जिसको लीड करेंगे जस्टिस BS चौहान, ठीक है। ओके, सो ये हुआ, और इसी की वजह से जो वायलेंस जो हुआ उसको एक तरह से मतलब कि उसका प्रोब होगा मतलब इंडिपेंडेंटली। तो इसको लेकर ले के जो स्टेक होल्डर्स हैं, दैट इज ले एपेक्स बॉडी ने सोचा कि अब हमें फिर से बातचीत करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने इसको लेकर जो है जांच की आदेश दी है जो वायलेंस हुआ था। एंड देन वी हैव द फोर्थ आर्टिकल, अहेड ऑफ बंगाल पोल सेंटर नेम्स इंटरलोक्यूटर
जो है उनका एड्रेस पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ गोरखाज। आपको पता है गोरखालैंड है जो दार्जिलिंग इलाका है, उसको वो चाहते हैं लगातार 1980 से वो स्टेटहुड की बात करते हैं। गोरखा कम्युनिटी ऑफ दार्जिलिंग हैज लॉन्ग डिमांडेड सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखालैंड एंड ग्रेटर पॉलिटिकल रिकॉग्निशन। ठीक है, हमने इस आर्टिकल गोरखालैंड से रिलेटेड हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आप लोगों को अच्छे से याद होगा, एक बार जाके रिवाइज कर लेना। ठीक है, द सेंटर अपॉइंटेड पंकज कुमार सिंह क्या है, डेप्यूटी, ये फॉर्मर डेप्यूटी एनएसए रह चुके हैं, इंटरलोक्यूटर टू होल्ड टॉक्स विद गोरखा रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एड्रेस देयर पॉलिटिकल डिमांड्स इंक्लूडिंग स्टेटहुड एंड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस भी। कुछ जो ट्राइब्स है ना गोरखालैंड में, उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है, ये उनका लगातार डिमांड है, और सेपरेट स्टेट, क्योंकि वेस्ट बंगाल से इनकी कल्चर थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। मोस्टली पॉपुलेशन नेपाल से है, मतलब हिस्टोरिकली ये नेपाल से आए हैं इंडिया में, एंड इसकी वजह से ये डिमांड करते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस मिले, हमें सेपरेट जो है मतलब एक स्टेट बना के दिया जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट आर्टिकल है रोटा वायरस के बारे में। रोटा वायरस आपको पता होगा, उसकी बेसिक्स मैं बता दूंगा। उसको लेकर भारत में वैक्सीन बनी थी जो 2016 में लॉन्च हुई थी। हम देख लेते हैं कि नेचर मेडिसिन स्टडी फाउंड इंडियाज रोटा वैक्सीन कट गैस्ट्रियोएंटेरिटिस। ठीक है, गैस्ट्रियोएंटेरिटिस। ठीक है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, मेरे लिए सबसे मुश्किल होता है, मतलब पेट से रिलेटेड है, स्टोमक में जो इश्यूज होते हैं। केसेस बाय 54%। तो ये जो वैक्सीन है इसकी वजह से इम्पैक्ट, मतलब कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है कि 54% जो है ना इसका अच्छा असर हुआ है, जो कि नई स्टडी में पता चली है। हमें देखेंगे क्या होता है। ये जो डिजीज है गैस्ट्रियोइनरिटिस एंड किसकी वजह से होता है, वैक्सीन के बारे में देखेंगे। ठीक है, सो कॉज यही है कि रोटा वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है, और फीकल या ओरल रूट के थ्रू होता है। कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर आप जब आप लेते हैं, आपको पता होगा कि एक और डिजीज है कि इसी के तरीके से होता है, आपको नाम लिखना है। ठीक है, ये जो फीकल ओरल रूट के थ्रू होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर उसका नाम, मतलब कि न्यूज़ में रहता है। ठीक है, और इम्पैक्ट बहुत करता है इंडियंस को। सिम्टम्स है वाटर, जो डायरिया हो जाएगा, वोमिटिंग होगी, फीवर, डिहाइड्रेशन। और भारत में हर साल 1.2 लाख जो है पर ईयर बच्चे मरते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये बच्चों को करता है 0 से 5 ईयर्स के बीच में। और इसी को देखते हुए ट्रीटमेंट सिंपल है ORS, मतलब कि ये सिंपल जो ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये डायरिया वोमिटिंग हो रही है एंड कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है, बट वैक्सीनेशन करने से ना हम इसको रोक सकते हैं। और उसी तौर पे जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 2016 में लॉन्च किया गया था, तो रोटा वायरस के अगेंस्ट एक वैक्सीन आया था रोटावैक, उसको हम इस्तेमाल करने लगे। एंड ये ओरल डोज है, 2016 में लॉन्च हुआ, एंड 6, 10 एंड 14 वीक्स जब होता है बच्चा का एज, बच्ची का, तब ये दिया जाता है। ठीक है, डेवलप किया भारत बायोटेक ने, ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू डेवलप किया गया था। ठीक है, ओके, सो यही है। और भी जो बॉडीज हैं, एंड सिग्निफिकेंस ये है इस मतलब कि वैक्सीन का, कि फर्स्ट इंडिजीनियस ओरल रोटा वायरस वैक्सीन है। तो आप बस देख लीजिए, रोटोवैक है, PPP से ये बना हुआ है, 2016 में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था, एंड इसको इंक्लूड किया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, एंड इसका बहुत पॉजिटिव असर आ रहा है टू डील विद दिस डिजीज। ठीक है, यही हमें बेसिक समझना था। आगे चलते हैं, लास्ट आर्टिकल है गोल्ड को लेकर। बेसिक समझाता हूँ कि पहले तो न्यूज़ में क्यों है, और इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो मुझे सामने से दिख रहे हैं, तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया आपके प्रैक्टिस के लिए। सो इंडियाज गोल्ड रिजर्व्स जो है ना क्रॉस्ड 100 बिलियन। अब देखो, रिजर्व्स जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं ना, उसके 4-5 कंपोनेंट्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ये रहा। बट रिजर्व्स जो होते हैं, फॉरेन रिजर्व्स का क्या रोल होता है, जो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक जो है ना वो रखती है। अब क्यों करती है, तो एक तो करेंसी स्टेबलाइजेशन से के लिए, जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो स्टेबलाइज रहे, जैसे डेप्रिसिएट कर रही है तो हम क्या करेंगे, जो फॉरेन करेंसीज हैं उसको बेचते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा करेंसी जो है ना उसकी डेप्रिसिएशन कमती है। ठीक है, या हम इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपको पता है इंपोर्ट कवर एंड ऐसे टर्म्स हैं, ठीक है, उसको हम देखने के लिए हमारे पास फॉरेक्स होने चाहिए। और कॉन्फिडेंस रहे बूस्ट ये इन्वेस्टर्स के अंदर, जो ये खास करके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो इसकी वजह से अच्छा खासा हमारे पास फॉरेक्स रहे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि इंडिया का कितना अभी फॉरेक्स है और रैंकिंग क्या है अक्रॉस, ओह गॉड मैंने लिखा क्यों, रैंकिंग बता दो बस कि कितना है इंडिया का फॉरेक्स के टर्म में। और 1 नंबर पे चाइना है 3 ट्रिलियन के आसपास, या उससे ज़्यादा ही होगा, जहाँ मैंने लास्ट जब पढ़ा था। ऑब्वियसली चाइना जो है
मैन्युफैक्चरिंग हब है, हर कोई उससे सामान खरीदता है, तो वो डॉलर ही देते होंगे ना उसको, ठीक है। तो लेट अस सी कि इंडियाज गोल्ड रिजर्व क्रॉस टू 100 बिलियन, मतलब कि गोल्ड रिजर्व जो हमारे आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास है, वो 100 बिलियन जो है फर्स्ट टाइम वो ब्रीच कर गया, मतलब बढ़ गया उससे। अकॉर्डिंग टू आरबीआई लेटेस्ट फॉरेन एक्सचेंज डेटा, द माइलस्टोन वाज ड्राइवन बाय 65% सर्ज ग्लोबल गोल्ड प्राइस जो है, मतलब 2025 में गोल्ड का जो प्राइस है 65% बढ़ा है, इवन एज आरबीआई गोल्ड परचेजेस स्लोड। ऑल्दो हमारी जो जिस तरह से परचेज कर रहे थे, क्योंकि हमने डाइवर्सिफाई किया है, जो हमारा रिजर्व रहेगा, फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व रहेगा, उसमें गोल्ड का जो जिस रैपिडली जैसे पास्ट में हम करते थे परचेज गोल्ड, जैसे आरबीआई करती थी परचेज, वो कम हो गई है, पर फिर भी 100 बिलियन हमने क्रॉस कर दिया है। गोल्ड नाउ अकाउंट्स 14.7% ऑफ इंडियाज टोटल फॉरेस्ट रिजर्व। देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा है, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता आ रहा है, ठीक है। द हाईएस्ट शेयर सिंस 1996, अगर कंपेयर किया जाए 1996 1997 से, तो ये 14.7% हो गया, मतलब उसके बाद ये हाईएस्ट है। अभी यूजुअली रहता था 7 to 8%, बट अभी ये 15% के आसपास चले गया। हम देखते हैं क्या की कंपोनेंट्स क्या होते हैं फॉरेन रिजर्व जो हमारे पास हैं, तो उसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स जो है ना 82 to 83% जो है कॉम्प्राइज करता है, ठीक है। क्या होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स के अंदर, क्या क्या आता है, इंक्लूड्स मेजर करेंसीज लाइक यूएसडी, जो यूरोपियन यूनियन मतलब कि यूरो, ठीक है, ब्रिटेन का जो है पाउंड स्टर्लिंग, एंड फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये जब हम इकट्ठा रखते हैं ना, इसको हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स। बॉन्ड्स भी हो सकता है और करेंसी भी हो सकता है, जो वर्ल्ड के मतलब कि इंपॉर्टेंट हार्ड करेंसीज हैं, उसका रिजर्व आपके पास होना चाहिए। तो ये 82 to 83% जो है, मतलब 80% से ज्यादा है इसकी वैल्यू। देन गोल्ड जो है 14 to 15% हम इसको काउंट कर सकते हैं। देन वी हैव टू मोर, एक है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, दैट इज एसडीआर, इससे प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, एंड सिमिलरली आरटीपी, इससे भी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, जो आज हम देखेंगे। सो एसडीआर क्या है, इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन 1.8% है। एसडीआर होता क्या है कि क्रिएटेड बाय आईएमएफ टू सप्लीमेंट जो है ना एग्जिस्टिंग रिजर्व जो है ना कंट्रीज की, उसको सप्लीमेंट के लिए करने के लिए जो है आईएमएफ ने इसको क्रिएट किया है। आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आप रखते हो ना अपनी कंट्री का, उसको सप्लीमेंट करने के लिए एक नया टूल जो है ना, वो उसने आईएमएफ ने इसको क्रिएट किया है, तो इसको एसडीआर बोलते हैं। और इसकी जो है ना मतलब कि मैंने 1.8% बता ही दिया। एंड सेकेंड थिंग इज रिजर्व ट्रांच पोजीशन, आरटीपी। अब आरटीपी क्या होता है, अगेन आईएमएफ भी इसमें भी इन्वॉल्व है, उसी का ये क्रिएशन है। तो डिराइव फ्रॉम मेंबर कंट्रीज, मतलब कि आपकी कितनी आईएमएफ में स्टेक होल्डर हो ना, कितना आपका मतलब वहां पे कह सकते हो स्टेक है, उसके बेसिस पे आपकी इकोनॉमी, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसको डिसाइड किया कैलकुलेट किया जाता है। तो एक तरह का इमरजेंसी फंड है जो कि आप आईएमएफ से आरटीपी के तौर पे ले सकते हो, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में, खास करके बीओपी क्राइसिस के टाइम में। तो ये चार जो है मेजर कह सकते हो कंपोनेंट्स हैं, और इससे सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है। वाई आरबीआई ग्लोबल जो अब इतना गोल्ड परचेज क्यों बढ़ गया है, इसका रीजन क्या है, तो एक तो रिजर्व का डाइवर्सिफिकेशन, रिड्यूस रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर एंड डाइवर्सिफाई रिस्क एसेट। समझ सकते हो कि इस पे पूरा जोर ना हो, पहले वाले पे, सेकेंड थर्ड फोर्थ पे भी हम ध्यान दें, ठीक है। सेकेंड थर्ड तो बहुत मुश्किल है, इस पे ज़्यादा आप जोर दे सकते हो। सेकेंड आपके पास, मतलब थर्ड एंड फोर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, एसडीआर एंड आरटीपी, लेकिन गोल्ड पे तो दे सकते हो ना डाइवर्सिफिकेशन के लिए। देन वी हैव सेफ हेवन एसेट है, गोल्ड प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी ड्यूरिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, आपको पता ही है, और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। गोल्ड कैरीज नो डिफॉल्ट रिस्क, रिटेन्स लॉन्ग टर्म वैल्यू एंड हाईली लिक्विड इन द क्राइसिस, ठीक है। एंड देन इन्फ्लेशन हेज है जो है, उसको भी ये देखता है, गोल्ड के थ्रू हो जाता है ये। प्रोटेक्ट्स रिजर्व्स व्हेन करेंसीज वीकन एंड इन्फ्लेशन राइजेस। एंड देन वी हैव डी डॉलराइजेशन, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, खास करके जो डेवलपिंग कंट्री है, ब्रिक्स कंट्री है, इस चीज पे जोर दे रही है। डायरेक्टली नहीं कर रही है, इनडायरेक्टली भी कर सकती है, खास करके इंडिया एंड चाइना को जैसा दिख रहा है कि ग्लोबल मूव टू बिल्ड नॉन डॉलर रिजर्व्स ड्यू टू सैंक्शंस एंड डॉलर वॉलेटिलिटी। वैसे रशिया भी है, बट मेजर इकोनॉमी जिस तरह से इंडिया और चाइना बढ़ रही है ना, तो ये डी डॉलराइजेशन में गोल्ड की इंपॉर्टेंस जो है ना, ये दोनों कंट्रीज चाहेंगे कि बढ़े, ठीक है। यही है पूरा आपके लिए आज का न्यूज़, ठीक है। एंड देन यू हैव दिस क्वेश्चंस, प्लीज इनको अटेम्प्ट कीजिए। मैं जो है ना करेंटली में नेक्स्ट क्लास जब से होगा तो मैं टॉपिक्स जो है इंक्लूड करूंगा। आप लोगों से पहले ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हो कि प्रीलिम्स पीवाईक्यू इस तरीके से की जाए, एंड कौन से सब्जेक्ट होंगे, बस कमेंट सेक्शन में लिखना है। पहला सब्जेक्ट कौन सा होगा, मैं टॉपिक डिवाइड करके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आपको बस बताना है बस टॉपिक कौन सा होगा। और
ठीक है, मिनिमल एफर्ट लगा के आपकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी जाएगी इस तरीके से। आप मैट ज्वाइन करो नहीं करो वो अलग चीज़ है, ऑब्वियसली आपको ज्वाइन करना चाहिए, बट नहीं करते हो तो भी मैं पीवाईक्यू जो है ना इस तरह से प्रिपेयर करा दूंगा आपके टिप पे कि आपको मतलब कि अलग से पीवाईक्यू नहीं करनी पड़ेगी, जनवरी से बस रिवीजन करना, पीवाईक्यू भी करना पर पीवाईक्यू प्रिपेयर रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं फिर मंडे को या प्रोबेबली ट्यूसडे को, एंड आप लोग ना अपनी कॉपीज आज सबमिट करना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।